गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पेज नंबर 21 लास्ट पेज हमारा रह गया था। बचेंद्री पाल जो थी अपने सहयोगियों के साथ पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह से तैयार होने के साथ साथ अपने दल को लेकर जब ऊपर पहुंच जाती है, साउथ पोल तक पहुंचने के बाद वो जब सुबह मौसम देखती है बाहर आकर, तो उसको एक व्यक्ति जो उसके साथ चलने वाला था अंगदोर जी, जो बिना ऑक्सीजन के, उसकी विशेषता क्या थी? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अंगदोर जी की क्या विशेषता थी, कि उसकी विशेषता क्या थी, उसमें क्या ऐसा मेन पॉइंट था जिसके कारण वो चढ़ाई करने के लिए बिना ऑक्सीजन के वो चढ़ाई करता था। लेकिन इसी के कारण उसके लिए एक मुश्किल भी थी। वो कौन सी? कि अगर वो उसी दिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर नीचे नहीं आता तो लंबे समय तक, ज्यादा समय तक खुले में रहने के कारण रात्रि के समय या उसको अगर रात तक वो शिखर कैंप पर नहीं पहुंचता साउथ पोल पर, तो उसके पैर ठंडे हो जाते और इस तरह बिना ऑक्सीजन के उसका ज्यादा देर रहना मुश्किल होता और मृत्यु हो सकती थी। अब वो लेखिका को क्या कहता है, बचेंद्री पाल को, कि हम तुरंत चढ़ाई करना शुरू करते हैं। और इसके लिए लेखिका इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है, हमें साहस देता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तो व्यक्ति एक हिम्मत, एक साहस भर जाता है कार्य करने को। तो उसके साथ के कारण लेखिका जो थी वो उसके साथ एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे साउथ पोल से एक ही दिन में चोटी तक पहुंचना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य, परिश्रम से भरा, मेहनत से भरा काम था। क्योंकि उसके आगे भी एक कैंप था, वहां पर भी वो कुछ समय के लिए रुक सकते थे, पर उसको पता था कि अंगदोर जी को ऐसा करना संभव नहीं है कि वे बिना ऑक्सीजन के जा रहा है तो वो कुछ समय भी वहां रुक नहीं सकता, उसको लगातार चोटी तक पहुंचने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए उसने वो खतरनाक जोखिम जो था वो उठाया और अंगदोर जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अब वो कहती है कि मुझे उसकी आरोहण की क्षमता, आरोहण के वो एक अच्छा माउंटेनियर था और उसकी उस कैपेबिलिटी पर, उसकी उस क्षमता पर, कि वो योग्यता पर उसे पूरी तरह विश्वास था और इसलिए वो साथ चलने को तैयार हो गई। अब ये सारी घटना 5:30 के समय की, सुबह के 5:30 और 6:20 पर वे दोनों साउथ पोल से बाहर निकलते हैं। उस समय दिन ऊपर चढ़ आया था कि सूर्य जो था वो निकल रहा था। अप्रैल मई का महीना, आपको भी पता है कि सूर्य जल्दी निकल आता है, उदय हो जाता है। तो ऐसे समय में वो दोनों बाहर आकर जाने के लिए तैयार। उस समय हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड, अब वो बता रही है कि हवा जरूर चल रही थी पर साथ ही ठंड भी उतनी ही अधिक थी। और वह दोनों आरोही उपस्कर के जो उन्होंने उस समय ड्रेस पहनी होती है, जो उन्होंने माउंटेनियर की के कपड़े पहने होते हैं, उसमें वे अपने आप को काफी सुरक्षित, सेफ और गर्म महसूस कर रही थी। और बगैर रस्सी के उन्होंने पहले, सबसे पहले क्या किया, साउथ पोल से चोटी तक जाने के लिए बगैर रस्सी के चढ़ाई शुरू कर दी। अब अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ रहा था कि उसकी स्पीड जो थी वो एकदम से एक समान थी, कि वह उसी स्पीड से ऊपर चढ़ रहा था और मुझे भी उनके साथ उसी स्पीड में चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अब उसने ये भी, आपको मैंने उस दिन भी पॉइंट बताया था कि बर्फ जो थी वो सीधी, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी बिल्कुल ढलानदार है और वो दक्षिणी छोर तक ऊपर चोटी के एकदम से गहरी खाइयां हैं, जिसमें अगर व्यक्ति फिसल जाता है तो उसका बचना बिल्कुल ही संभव नहीं। तो इस ऐसे में उन ढलाऊ चट्टानें, ढलाऊ जो अपनी तरफ से ढलान लिए हुए थी, तो उन चट्टानों की सख्त और भुरभुरी, कि कहीं कहीं जो बर्फ थी वो बहुत सख्त थी और कहीं पर भुरभुरी, कि वो हाथ लगाते ही इतनी सॉफ्ट थी कि वो भुरभुरी सी थी कि वो जल्दी से टूटने वाली थी। और कहीं मानो शीशे की चादर, और कहीं बर्फ जो थी वो बिल्कुल, आपने भी देखा होगा कई बार, बर्फ जब है थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो उसमें वो बिल्कुल स्लिपरी सी हो जाती है, कि ऐसा लग रहा था कि शीशे की चादर बिछी हुई है। और इसलिए उस सख्त बर्फ को काटने के लिए उन्हें बर्फ काटने वाले फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। और वो फावड़ा, लेखिका कह रही है कि मुझे इतनी सख्ती से, कि वो अगर आराम से धीरे धीरे चलाती तो उस बर्फ को काटना मुश्किल था,
उसे बड़े जोर से उस फावड़े को चलाना पड़ा, जिससे कि उस जमी हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांते के फावड़ा जो है वो अच्छी तरह काट सके और उस पर वो स्थिर होकर आगे की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सके। अब उन खतरनाक स्थलों को हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाना आवश्यक था। अब 2 घंटे से कम, मैंने आपको बताया कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए साउथ पोल और एवरेस्ट की चोटी के दोनों के बीच में एक कैंप होता है, वहां भी, जिसको कहते हैं शिखर कैंप। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एवरेस्ट की चोटी तक कितने कैंप लगाए गए और वो लेखिका या उसके सहयोगी उन कैंप्स पर कब कब पहुंचे। तो ये आपको पूरे चैप्टर में कैंप जो है वो सीक्वेंस में नहीं दिए हुए, मैं आज आपको वो नोट करवाऊंगी, आप साथ साथ कॉपी पर लिख लोगे कि 2 घंटे से भी कम समय में अब लेखिका और अंगदोरजी वो दोनों जो थे शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, लेखिका से क्या कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके साथ चलने वाला व्यक्ति अपना पूरा जोश, अपनी पूरी हिम्मत के साथ चल रहा है तो वो भी अपने आप में उतना ही हिम्मत और जोश भरे हुए थी, इसलिए उसने कहा कि नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लेखिका की बचेंद्री की शिखर कैंप पर पहुंचने पर बात सुनकर अंगदोरजी हैरान और खुश क्यों हुआ। हैरान इसलिए क्योंकि उसे पता था इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद व्यक्ति में थकावट होना के अनिवार्य है या आवश्यक है, पर वो इसलिए खुश थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लेखिका में, बचेंद्री में उतनी ही हिम्मत बनी हुई है और वो अपने आप को क्या कह रहा है कि अभी भी मैं थका नहीं हूँ। बेटा आप अलग अलग नाम से जो ज्वाइन कर रही हो ना, मैंने एंटर नहीं करने देना। शिखर कैंप, उन्हीं शिखर कैंप पर उनसे पहले, अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद वो बता रहा है उसको अंगदोरजी उसको ये बता रहा है कि उससे पहले पहुंचने वाला जो शिखर दल था वो इस कैंप तक पहुंचने के लिए उसने 4 घंटे का समय लगाया था, कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको 4 घंटे का समय लगा था। और यदि हम, अब उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगाया था, सिर्फ 2 घंटे से भी कम। फर्स्ट लाइन में ही कह दिया उन्होंने कि 2 घंटे से भी कम समय में वह शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। और इसलिए वो उसको बता रहा था कि हमसे पहले जो लोग गए थे उन्होंने यहाँ पहुंचने में 4 घंटे का समय लगाया था। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब वो उसको कहता है कि अगर हमारी स्पीड ऐसी ही रही तो हम 1 बजे तक शिखर पर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे। अब जब वो सभी व्यक्ति जा रहे थे, दोनों व्यक्ति, तो उनके पीछे पीछे लहाटू आ गया। लहाटू जो साउथ पोल पर लेखिका के लिए चाय बनाने का, लहाटू और बिस्सा चाय बनाने का सामान उठाने का काम कर रहे थे, कि जो एक शेरपा थे, कुली थे, वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। और जब वे कुछ समय के लिए दक्षिणी शिखर के नीचे, कि एवरेस्ट की चोटी के बिल्कुल नीचे आराम कर रहे थे, कि कुछ रेस्ट लेने के लिए रुके थे, तो वह हमारे पास पहुंच गया। और थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद जो वो लेकर आया था उसने वो गर्म चाय दोनों को दी, दोनों ने थोड़ी थोड़ी चाय पी और चढ़ाई शुरू कर दी। अब लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया था, क्योंकि अभी तक तो वो कोशिश कर रहे थे फावड़े की सहायता से, बिना रस्सी की सहायता से चलने की। तो अब चोटी तक पहुंचने के लिए बिल्कुल ढलान, तो उस ढलान पर चढ़ने के लिए वो एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया था। इसलिए अंगदोरजी और मैं, अब लेखिका कह रही है कि हम दोनों क्या करने लगे कि उस रस्सी के सहारे चढ़ने लगे, कि उस रस्सी के सहारे उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ बांध लिया। और बीच में ये लहाटू सबसे आगे रस्सी को अपने पेट पर अच्छी तरह बांधकर वो लोग एक दूसरे को सहायता देते हैं। तो सबसे आगे कौन था? अंगदोरजी, और सेंटर में लहाटू और पीछे लेखिका। अब वो इस तरह से चलने लगे, और जब रस्सी सुरक्षा की बजाय कि सेफ्टी से ज्यादा संतुलन बनाने के लिए पकड़ी गई थी, कि संतुलन बैलेंस बना रहे, कि वो एक दूसरे के पीछे चले, कि एकदम से ढलानदार उस
उस चोटी तक पहुंचने के लिए उस बर्फ पर कहीं वो बैलेंस बिगड़कर गिर ना जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो ढलान इतनी खतरनाक है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर स्लिप कर जाता है तो उसका बचना संभव नहीं है। तो लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों पर, कि उस ऊंचाई पर सामान्यता कि नॉर्मली जितनी ऑक्सीजन लेकर जो उनका सिलेंडर होता है, जो उन्होंने अपने पीठ के पीछे रखा होता है, तो उस सिलेंडर से वो अपनी ऑक्सीजन की रेगुलेटर के साथ स्पीड बढ़ाते हैं कि वो जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किस स्पीड के अनुसार चलना है। अब लाहाटू जो सेंटर में चल रहा था उसने क्या देखा कि 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा वो इस समय 2.5 लीटर 2.5 ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही है। उसने अपने रेगुलेटर की ऑक्सीजन की स्पीड नहीं बढ़ाई थी, जिसके कारण उस स्पीड को न बढ़ाने के कारण लेखिका को कुछ चलने में मुश्किल आ रही थी। तो उसने लाहाटू ने क्या किया, उसकी रेगुलेटर की स्पीड जो थी ऑक्सीजन की वो आपूर्ति कि उसकी जो स्पीड थी उसको बढ़ा दिया, और उसके बढ़ाते ही लेखक को वो लेखिका को वो चढ़ाई जो थी, कठिन चढ़ाई, बिल्कुल सपाट सपाट समतल, उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो प्लेन जमीन पर चल रही हो, तो उसको और भी आसान लगने लगा। अब दक्षिणी छोर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का, कि वहां पर उसने क्या किया, बताया कि वहां हवा की गति, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि वहाँ हवा जो है वो 150 मीटर से भी अधिक स्पीड से चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ दूर दूर तक जो बर्फ है उड़ती हुई वो एक फूल की तरह दिखाई देती है। अब वहाँ पर हवा की जो गति थी वो और बढ़ गई थी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके जो थे, कि भुरभुरे बर्फ के जो सॉफ्ट बर्फ के कण थे उनको इधर उधर उड़ा रहे थे, जिसके कारण दृश्यता शून्य आ गई थी। दृश्यता, विजिबिलिटी शून्य, जीरो, कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा के साथ बर्फ इतनी तेजी से उड़ रही थी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, कि कोई कुछ भी उनको आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा और केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, कि उन्होंने बड़ी ध्यान से, जो उन्होंने अपने चेहरे पर स्पेक्स लगाई होती है, जो कपड़े पहने होते हैं, उनमें से उसने जितनी भी बार ध्यान से देखा तो उसको ये दिखाई दिया कि उसके आगे कोई भी ऊंची चोटी नहीं है, और ढलान एकदम सीधी नीचे जा रही है। और जहां वो पहुंच, इसका अभिप्राय कि वो चोटी पर पहुंच चुकी थी और वहां हवा बहुत तेज थी, इसलिए उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वहां आपको क्वेश्चन आएगा कि शिखर पर पहुंचने के, लेखिका जब शिखर पर या एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची उसका वर्णन करो, तो आपको सिंपल शब्दों में लिखना है कि वहां हवा की गति तेज, बर्फ जो थी वो इतनी तेजी से उड़ रही थी जिसके कारण कुछ भी, दृश्यता शून्य, विजिबिलिटी जीरो, कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस क्या दिखाई दिया उसे ध्यान से देखने पर, कि उसके आगे कोई भी ऊंची चढ़ाई या चोटी नहीं है। और उसके साथ ही ढलान, कि जिस जगह पर वो खड़ी थी वहां से ढलान जो थी वो एकदम सीधे नीचे की तरफ जा रही थी। अब मेरी सांस मानो रुक गई थी। लेखिका उस समय का वर्णन कर रही है कि वहां पहुंचकर एकदम से उसे लगा कि उसकी सांस रुक गई है। उसके मन में सबसे पहले क्या विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक, कि मैं अपनी सफलता तक, जहां तक मेरी मंजिल थी वहां तक मैं पहुंच चुकी हूँ। और वो किस दिन का समय था, 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल जो थी वो प्रथम, पहली भारतीय महिला जो थी वो बन चुकी थी। अब उस चोटी पर पहुंचने के बाद एवरेस्ट की चोटी, उसने बताया कि शंकु की चोटी पर, एवरेस्ट जो थी वो शंकु के आकार की थी। शंकु होता है कोन, आप कोन पढ़ते हो मैथ्स में, तो वो कोन के आकार थी, कि जिस पर जो ऊपर से इतनी तीखी थी कि उस पर दो व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। वहां पर उन दोनों व्यक्तियों को चोटी पर, बिल्कुल चोटी पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, कि उनको बर्फ को काटना पड़ा, कि वहां पर वो इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ बिल्कुल क्या थी कि उस एवरेस्ट की चोटी के आसपास कोई और चोटी नहीं थी, लोहोत्से और नुत्से उससे नीचे रह गई थी चोटियां। तो उसके चारों तरफ बिल्कुल सीधी, हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। उसको देखते हुए लेखिका के सामने सबसे पहला प्रश्न क्या था, सुरक्षा का, अपनी सेफ्टी का,
कि अगर यहाँ पर हमें कुछ देर रुकना है तो हम इस पर सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, 2 व्यक्तियों के खड़े होने के लिए स्थान बनाने के लिए सबसे पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई और अपने आप को सुरक्षित करके वहां पर स्थिर किया गया। इसके बाद लेखिका अपने घुटनों के बल बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाया। एक तरह से उसने उसको नमस्कार किया कि वह वहां तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। और उस सागर माथे के ताज का, अब उसने कहा कि उसने, नेपालियों ने नाम दिया था, आपको बताया था मैंने कि नेपाली जो थे वो क्या कहते हैं एवरेस्ट की चोटी को, कि सागर माथा, कि किस लिए, सागर से ऊंचाई पर होने के कारण। अब उसको लगता है कि मैं तो उसके ताज पर पहुंच चुकी हूँ, कि उस माथे के ऊपर जो ताज है उसने उसको नमस्कार किया, उसको चूमा और बिना उठे, अभी वो वहीं पर घुटनों के बल बैठी है और बिना उठे ही उसने अपने थैले से, जो पूजा अर्चना के लिए, पूजा के लिए कि वो वहां पर सफलता से पहुंच गई है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए वो अपने साथ जो दुर्गा माँ का चित्र या हनुमान चालीसा लेकर गई थी उसको उसने लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना की और उसको बर्फ में दबा दिया। अब इस आनंद के क्षणों में, इस खुशी के क्षण में उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। अब इतना करने के बाद जैसे ही वो उठी और उसने अपने हाथ जोड़े और रज्जू नेता के, अब रज्जू नेता अंडरलाइन कर लो, रज्जू पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति के रज्जू नेता रिप्रेजेंट करने वाला एक माउंटेनियर था अंगदौर जी, तो जो पर्वत पर चढ़ने में इस समय उसका सहायक था, उसकी सहायता करने के लिए उसके साथ था और नेता बनकर उसको ले जा रहा था। तो उसने उसके प्रति आदर भाव से नमस्कार किया, हाथ जोड़े। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उसने कहा कि उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि हम जाकर वापस आ सकते हैं, तो उसके प्रति वो इस समय आभार भी व्यक्त करती है, उसको धन्यवाद दे रही है कि किस लिए, कि अगर वो ना होता तो शायद वो ये एवरेस्ट की चोटी जो थी वहां तक पहुंचने में सक्षम ना हो पाती, क्योंकि बाकी साथियों का इंतजार करती तो हो सकता है वो सब अभी चलने के लिए तैयार नहीं थे। अब मैंने उन्हें, अब अपने लक्ष्य तक तो वो पहुंच चुकी थी और अंगदौर जी ने क्या हासिल कर लिया था कि वो बिना ऑक्सीजन के दूसरी बार चढ़ाई चढ़ने के लिए, लेखिका ने उसको भी बधाई दी। अब उसने भी एक रिकॉर्ड बना लिया था कि दूसरी बार वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा था और उसने लेखिका को गले लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया, धीरे से बात बोला कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि उसको लगता है कि सिर्फ मोटिवेट करने से नहीं, दूसरे व्यक्ति की हिम्मत भी साथ होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है अपनी सफलता तक पहुंच सकता है। अब कुछ देर बाद, अभी वो चोटी पर ही थे, तो जो फोटोग्राफर उन्होंने हायर किए होते हैं कि जो ये बताने के लिए कि वहां पर हम पहुंचे हैं और हमने उस कार्य को कंप्लीट किया है, वहां सोनम गुलजर पहुंचे। कुछ देर बाद सोनम गुलजर एक फोटोग्राफर जिसने उनके फोटो लेने शुरू कर दिए और इस समय तक लहाटू ने क्या किया, जो उनके साथ चल रहा था उनकी रस्सी पकड़कर उनको सहायता देते हुए उसने हमारे नेता कौन, कर्नल खुल्लर को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी। अब 4 व्यक्ति कौन थे, अंगदौर जी, बचेंद्री पाल, लहाटू और एक फोटोग्राफर सोनम गुलजर। तो इन चारों के होने की सूचना दी और तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने क्या कहा, लास्ट लाइन है इम्पोर्टेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, मैं अभी आपसे बात करती हूँ। मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए, कि मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही जो उसने अंतिम वाक्य कहे कि देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि किस संसार में वापस जाओगी, जब तुम नीचे आओगी तो तुम्हें वो संसार देखने को मिलेगा जो जिसके मन में अभी तक, क्योंकि उसके परिवार में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि उसके परिवार में उसका भाई क्या सोचता था, उससे छोटे भाई को पर्वत पर चढ़ना सिखाता था पर लेखिका को नहीं, कि क्या सोचा जाता था तब तक कि महिलाएं जो हैं वो इतनी मेहनत भरा, इतनी कठिनाई से होने वाला काम नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि अब तुमने संसार को एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि तुम जब वापस आओगी तो तुम अपने
उस संसार को बिल्कुल अलग पाओगे, क्योंकि अब उनके मन में ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि महिलाएं या लड़कियां किसी काम को पुरुषों से कमतर कर सकती हैं, कि वो भी उतनी ही योग्य हैं, क्योंकि तुम भारत की पहली महिला बन चुकी हो जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर चुकी हो। हाँ जी बेटा, चैप्टर कंप्लीट। प्रेमचंद कर रहे थे। प्रेमचंद, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माता इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वह सागर के पैर नदियां है तो सबसे ऊंची चोटी उसका साथ है। इस कारण से ये नाम अच्छा लगा था। और ये नाम अगर मैं पूछ लेती हूँ, ये नाम किसने दिया था इनको? सागर माथा नाम एवरेस्ट को किसने दिया था? नेपालियों ने, जहाँ से पहले शेरपा हायर किए जाते हैं, नेपाल से बॉर्डर पार करके वो यहाँ पहुंचते हैं। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? एवरेस्ट की चोटी पर जो ध्वज दिखाई दे रहा था वो क्या था? लेखिका को वह एक बड़ा फूल लग रहा था। फूल कौन सा था? कि वह वास्तव में क्या था? एक बड़ा झंडा। हवा की तेज गति के कारण उड़ती हुई बर्फ जो चोटी पर तेजी से इधर उधर हवा के कारण फैल रही थी, वो वास्तव में नीचे बेस कैंप से देखने पर वहां पर एक लहराता हुआ ध्वज दिखाई दे रहा था। हिमस्खलन से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और 4 घायल हुए थे। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया था कि एवरेस्ट जैसा महान अभियान में कई खतरे आते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। और मृत्यु होना यहाँ पर बिल्कुल ही असामान्य बात है। हाँ जी बेटा, अनम्यूट कर लो बेटा गौरी। और कोई स्टूडेंट हैंड रेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजोत। यस बेटा, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो नूरजोत। यस, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? यस मैम, जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई। और कैंप 4 कहाँ पर लगाया गया था? याद है कुछ? कैंप 3 वो वह स्थान जहां पर लेखिका की मृत्यु होती है, और कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7,900 बोलो बोलो। जैसे ही बोल रही हो। को 7,900 मीटर पर साउथ पोल में लगाया गया था। यस, लेखिका ने शेरपा कुली, अब यहाँ पर उसने नाम नहीं बताया कि किसको अपना परिचय किस तरह दिया, किसके बारे में बात की जा रही है, पहले नाम बताओ। कौन मिलने आया था उसको बेस कैंप पर, जो अपनी छोटी बेटी को लेकर आया था? यस, और कोई स्टूडेंट, एनीवन? तेनजिंग। अब उसको कैसे दिया उसने अपना परिचय, याद है किसी को? यस, नूरजोत बोलो। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय ये कहकर दिया था कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। उसने इसका नाम याद रखना, तेनजिंग। और अगर आ जाता है क्वेश्चन, तेनजिंग और उसकी बेटी डेकी जब लेखिका से मिलने आते हैं तो उसने अपना परिचय कैसे दिया? क्वेश्चन चेंज हो सकता है, आंसर से। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लास्ट जो अभी हुआ है। लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एक कदम भिन्न होगा। भिन्न होगा।
हाँ जी, यस बेटा। और कोई स्टूडेंट? नूरजोत म्यूट कर लो। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? एनीवन? नजदीक से, यस हैंड रेज करो बेटा। नजदीक से एवरेस्ट की चोटी को देखकर लेखिका को जब वो दूसरी बार देखती है, साथ में लिख लो अगर आपको नहीं क्लियर होता, कि दूसरी बार जहां से वो लहोत्से और नुक्से की चोटियों को देखती है जो लहराती हुई नदी के समान लगती हैं। अगर पहली बार आ जाता है तो पहली बार वो जब बेस कैंप से चोटी को देखती है तो वहां उसे एक ध्वज या फूल की तरह। अब डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? जो उन्हें अस्थायी पुलों का निर्माण करना, आड़ी तिरछी दीवारों पर सीढ़ियां बनाना, गहरी या बड़ी सी दरार को जो खाई के रूप में बदल जाती है उसे पार करना। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? अभी बोला नूरजोत ने सेम। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? बेटा हैंड रेज करो अगर मैं कह देती कि उन्होंने सहायता के लिए क्या काम किया, तो किसकी सहायता के लिए क्या काम किया? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट? की जय और भूमिनु। गौरी? गौरी? भूमिका? भूमिका? बेटा क्या फायदा आपका क्लास लगाने का? तानिश? किसी को भी नहीं याद? 2 बार 3 बार ये चैप्टर करवाने के बाद भी? बेटा हैंड रेज करो कोई भी स्टूडेंट। किनके साथ चढ़ाई करनी थी? की जय और मीनू। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं याद रहते तो आपको मुश्किल होगी। की जय और मीनू, और उन्होंने उनके लिए क्या किया वो भी याद रखना है। लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोबसांग वह व्यक्ति जहां लेखिका रात के 12:30 बजे उस खतरनाक स्थिति में फंस जाती है जिससे उसका बचना असंभव था, तो उसमें जो मदद उसने लोबसांग ने स्विस छुरी की सहायता से बर्फ को हटाकर की, तो उस घटना का वर्णन। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी कैसे की? वहां उसने जो खाना, कुकिंग गैस सब कुछ लेकर, जो बिस्सा आ चुका था वो उनके लिए खाना वगैरह बना रहा था, तो उस समय थर्मस में जूस और चाय लेकर लेखिका अपने उन साथियों की मदद के लिए नीचे उतर आती है, क्योंकि वहां पर उन्होंने सामान इकट्ठा करना था। और कैंप 3 पर हुई उस घटना के बाद साउथ पोल ही उनका वह स्थान जहां वो कुछ समय के लिए रुके थे। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत करवाया? ये क्वेश्चन आपको बार बार करवाए हुए हैं, क्लियर है कि प्रेमचंद ने कि जो अग्रिम दल लेकर गए थे और ये बताया था कि हम आपसे पहले क्या क्या कार्य कर चुके हैं। हिमपात किस तरह होता है? अव्यवस्थित असमान मात्रा में बर्फ का गिरना, जिसके कारण कई ऐसे परिवर्तन होते हैं, ग्लेशियर, बर्फ की नदी, और जिसके कारण कई बार जमीन में धरती पर दरार पड़ जाती है। वह दरार कब गहरी खाई का रूप बदल लेती है, इन परिवर्तनों का वर्णन। अब तंबू पर गिरे पिंड का वर्णन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, लोबसांग वाला। की हक्का बक्का क्यों रह गया? यहाँ पर बेटा की जगह जय या मीनू भी आ सकता है। तो आपको तीनों के लिए आंसर सेम। जब लेखिका साउथ पोल कैंप से नीचे की तरफ आई तो उस समय की और जय जो थे वो हक्के बक्के रह गए कि कोई भी पर्वतारोही, कोई भी माउंटेनियर जो है वो ऐसे नीचे नहीं उतरता। किसी भी स्टूडेंट की वीडियो ऑन नहीं है। हाँ जी, लास्ट